नमस्कार, मैं संजीव चंदन और आज थोड़ा फॉर्मेट बदल दिया है। मोन्टाज नहीं चलाया क्योंकि अकेला हूँ, बैकग्राउंड में कोई नहीं है। खैर, ईद मनाई होगी, सेवइयाँ खाई होंगी। ईद मुबारक हो। 3 दिन मनाई जाती है, 3 दिन तक सेवइयाँ खाई जाती है। चिकन भी खाया होगा, मटन भी खाया होगा जिनको मटन अलाउड है। मेरे को मुझे अलाउड नहीं था तो मैंने चिकन तक ही सीमित रखा खुद को। मटन अलाउड नहीं है, रेड मीट। 40 साल जिसको क्रॉस कर जाने के बाद जो है कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। मछली मुझे बहुत प्रिय है, मछली अलाउड है हेल्थ के लिहाज से भी। और बड़े अच्छे ये खाए हमने, धनंजय जी, हमने खाए वो दही बड़े, सेवइयाँ, दही बड़े, चिकन, बिरयानी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाली जो पार्टी जदयू है, उसी के पूर्व सांसद के यहाँ खाया। तो बड़े लंबे दौर तक साथ साथ लोग रहे हैं। लेकिन मोदी जी बड़े चिंतित हैं। मोदी जी चिंतित हैं कि भाई ये तेजस्वी जो है वो मछली खा रहे हैं। लेकिन मोदी जी की चिंता की वजह आप मछली पे बाद में आते हैं। पहले एक तमिलनाडु से एक वीडियो दिखाते हैं क्या हो रहा है। अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार, अब की बार, अब की बार बनाना। और देखेंगे आपको क्या सुनाई पड़ रहा है। गोली, 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 गोली। अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार, अब की बार। ये था अब की बार चोकोबार। तमिलनाडु में मोदी जी रोड शो कर रहे हैं और उनके कुछ समर्थक चिल्ला रहे हैं अब की बार 400 पार। तो उनके साथ साथ नारा लग रहा है कि अब की बार चोकोबार। चोकोबार चॉकलेट बच्चे खाते हैं, हम सब भी खाते हैं। मोदी जी को भी इस बार चॉकलेट खिलाया जाएगा। तो ये है, ये वीडियो घूम रहा है खास करके साउथ के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, और साउथ के सेंस ऑफ ह्यूमर की भी बात की जा रही है। तो मोदी जी इसलिए भी परेशान है, दूसरों की थाली देख रहे हैं। हमारी थाली नहीं देखेंगे, हमारी औकात भी नहीं होती कि हमारी ही थाली देखें। लेकिन तेजस्वी यादव की औकात है। तो देखिए तेजस्वी यादव की कौन सी थाली देखी। मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके। और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। और मुकेश जी को हम धन्यवाद देते हैं कि मछली खिलाया आज इन्होंने। मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे। नमस्कार साथियों, ये मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है। इसका नाम है चेचरा और मजबूती से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। और वही थोड़ा सा समय मिलता तो वही हम लोग का लंच हेलीकॉप्टर में ही हो जा रहा है। और प्याज, मछली और मिर्ची, ये सारी चीज, नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। और निश्चित तौर पे हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई। तो ये मिर्ची लगी। पहले उन्होंने कहा था कि मिर्ची लगेगी, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। मछली मुझे पसंद है तो, लेकिन कहीं कहीं मिर्ची लगी, कहीं कहीं ये हुआ। और लोगों को आज प्रधानमंत्री, गजब है हमारे प्रधानमंत्री, अद्भुत है हमारे प्रधानमंत्री। मतलब ये थाली देख रहे, ये क्या स्टैंडर्ड है। कभी मनमोहन सिंह को आपने सुना था मुद्दों के अतिरिक्त बात करते हुए? ये मतलब आप को क्या भ्रम हो गया है कथित तौर पे कि आप जनता से ऐसा कोई संवाद कर ले जाते हैं। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं क्या, और आपके वक्तव्य को भी लेकर के अब तो बात हो रही कि आपके पास कुछ है ही नहीं।
सब कुछ रिपीटेशन सा है। अब ये कौन मछली खा रहा है, सावन में खा रहा है कि भादों में खा रहा है, कि कब खा रहा है, आश्विन में खा रहा है। कुछ लोग आश्विन को कुंवार बोलते हैं। भाई ये देश है, इसी देश में सावन में मटन खा रहे हैं ये राहुल गांधी। ये पुराना उनको वीडियो याद आ रहा है। अद्भुत है। तेजस्वी यादव की नौकरियों पे तो उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। क्या है भाई, सावन हो, आश्विन हो, नवरात्रा हो, ये देश कई समुदायों का, कई संस्कृतियों का देश है। उस वक्त ईद भी तो हो सकती है, इफ्तार भी तो होते हैं। क्या बनाना चाहते हैं और क्या ये आपके स्तर पे अच्छा लगता है? आपके तमाम छुटभैया नेता जो आपके, मतलब ये अब दिक्कत ये है कि बीजेपी में फ्रिंज कौन है और नेता कौन है, यही समझ में नहीं आता है। शक्तिमान ही गंगाधर है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, ये बात समझ में नहीं आता। बच्चे आज तक नहीं ढूंढ पाए कि गंगाधर शक्तिमान है कि शक्तिमान गंगाधर है। बच्चे उलझ जाते हैं। हम लोग तो भाई चूंकि अब आप देखिएगा, अपने थोड़ा सा उम्र बढ़ा करके शक्तिमान देखिएगा तो दिख जाएगा। और कहानी कुछ तीसरी ही हो जाएगी। धनंजय जी की करीबी है मुकेश खन्ना, मिलते जुलते रहते हैं। तो न ये शक्तिमान है, न ये गंगाधर है, ये तो मुकेश खन्ना है। तो ये स्थिति है। कौन क्या बोले, प्रधानमंत्री के स्तर से कुछ बातें ऐसी होती हैं। और तब जब आप सीएम को जेल में डाल सकते हैं, तो मीसा भारती ने यहां कहा कि हम जब आएंगे तो तमाम जांच होगी, तमाम तरह के होंगे और पीएम को भी जेल में डालेंगे। नरेंद्र मोदी जी को भी तो हंगामा मच गया है। अब सवाल है हंगामा क्यों है बरपा? बात खान पान की करेंगे तो एक और वीडियो देख लेते हैं। पेट में तकलीफ होगा कि हम ऑरेंज क्यों खा रहे हैं, इसको भी वो लोग घर से जोड़ देंगे। आप बताइए कि हम लोग ना खाए ना पिए, वो लोग चाहता कि हमेशा गरीब पिछड़ा मल्ला का बेटा, गुटखा का बेटा नमक रोटी खाए, और हम लोग अच्छा तो खाए नहीं। इनको समय नहीं मिल रहा कि इतना प्रचार करते हैं, यही समय मिलता है कि वापसी के समय में कुछ खा पी ले ताकि शरीर में शक्ति रहे। और ऐसे लोगों से हम लोग लड़ना है, बड़ी शक्ति से लड़ना है, सामाजिक न्याय को मजबूत करना है। हमें लगता है कि ऑरेंज के लिए भी कब कहेंगे कि भाई हमारा भगवा कलर है, लेकिन खाने का चीजें तो खाएंगे ही ना। तो मुझे लगता है चीजें खाएंगे, आपको ज्यादा तकलीफ मत लीजिए। जनता ने दिया है। लीजिए। तो अब ये नारंगी खाएंगे। नारंगी खाने से तो कोई रोक नहीं है। तो ये प्रसंग है, आज हम लोग इसी पर बातचीत करेंगे। देखिए, यादव और एक यादव समुदाय से, एक मत्स्य समुदाय से, मछुआरा समुदाय से। मछुआरा है तो मछली है, पानी है। शरद जी कहा करते थे, शरद यादव, कि भारत में जाति हाड़ मांस तक पहुंच जाती है, और जो मछुआरों की जाति है उसके आप देखिएगा तो उनके शरीर पे रोए नहीं होते हैं, क्योंकि हजारों साल से वो पानी में। खान पान, रहन सहन, जीवन तक प्रभावित होती है। और आंकड़े ये बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा मांसाहारी तो हिंदू है ना। आपने बीफ बेचने वाले से मोदी जी आपने चंदा लिया है ना। और सबसे कम मांसाहार खाने वाला जो राज्य है, राजस्थान और ये हरियाणा से आप दौड़ाए जा रहे हैं। तो मांसाहारी आपके, शाकाहारी आपके सुन नहीं रहे। और आपको वोट करने वाले, जिनके लिए आप चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं, मांझी जी, वो तो मूस खाते हैं, वो बोलते हैं बाजबता। एक दिन हमको धनंजय जी उन्होंने कहा कि एक दिन पहले उनको सर्दी थी, जब मिले तो दूसरे दिन गए तो उन्होंने कहा कि ढौसा खा के बेंग का वो ये होता है, और सर्दी गायब थी। तो भाई मांस खाने वाला आपके साथ भी है, शाकाहारी आपको दौड़ा रहा है, और बात कर रही है, देश का प्रधानमंत्री बात कर रहा है। भ्रष्टाचार के कथित नाम पे ईडी सीबीआई का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। दो सीएम को आपने जेल में डाल रखा है। तो भाई मीसा भारती ने क्या गलत कह दिया कि भाई हम भी आएंगे, जांच करेंगे, और आपके जो मसले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर तमाम मसले जो हैं
वो उसकी जांच करेंगे और जेल भेजेंगे, जिनको जिनको जाना है सबको जेल भेजेंगे। इसी पर बात करेंगे। चक्का फंसा हुआ है, गाड़ी फंसी हुई है, मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दे को भटकाने की कोशिश है। बहुत बोलते बोलते, जब बहुत आदमी बोलता है तो उसका होता यह है कि उसके शब्दों के अर्थ खो देते हैं वो, तो सब हो चुका है। हमारे साथ देख रहे होंगे स्क्रीन पे, हमने किसी का अभी तक स्वागत नहीं किया था, फॉर्मेट बदला था, आज अकेले नहीं बोल पाते। हमारे साथ उपेंद्र कश्यप हैं, फोर्थ व्हील्स के संपादक हैं, बिहार से हैं। धनंजय जी हैं, यूट्यूब के प्रथम नागरिक, संपादक नागरिक, और मुंबई में हैं, बिहार से ही हैं वैसे। हेमंत कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, गांव से हैं आजकल। वैसे बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और बिहार के से लेकर देश के घटनाक्रमों पर बेहद बारीक नजर। लेकिन आजकल हेमंत जी को हम लोग गांव से बताया करेंगे, क्योंकि आजकल स्थायी रूप से गांव में बस गए हैं। इन्हें महानगर भी नहीं पसंद आया और उपनगर भी पसंद, ये छोटा नगर भी पसंद नहीं आया, पाटलिपुत्र भी पसंद नहीं। इरफान साहब हैं, नेता की तरह ही परिचय देते हैं, सीपीआई से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आजकल नेता की तरह ही फील्ड में है, वैसे विचारक हैं। और कनुप्रिया हैं हमारी साथी, स्त्री काल की, राजस्थान से। वहां भी कुछ बवाल है, रामदेव बाबा रामदेव कुछ बता रही थी आप, तो आपकी ओर आएंगे। सबसे पहले धनंजय जी आपकी टिप्पणी लेते हैं, आपको भागना भी बहुत तेजी से रहता है, तो सबसे पहले आपकी टिप्पणी, क्या सब चल रहा है ना? मुद्दे नहीं है तो मोदी जी जो है थाली झांक रहे हैं, और उधर आपने देखा तमिलनाडु में चोकोबार खिलाया जा रहा है। तो खान पान की बात हो तो चोकोबार खिलाया जा रहा है। धनंजय जी देखिए, आपके एक दर्शक हैं ड्राइंग मेमोरीज, वो कह रहे हैं कि धनंजय सर चिकन मोमो खा रहे हैं। चिकन मोमो नहीं खा रहे थे। क्या होता है, शाम में हमको भूख लगती है ना, तो 2 काजू खाते हैं, 1 अखरोट खाते हैं, 2 बादाम खाते हैं, और 8-10 ये किशमिश खाते हैं, है ना, ये खाते हैं। और एक और कुछ था वो ला के दिया था, वो खा रहे थे। ऐसे हम नॉनवेज भी खाते हैं। कल जो है अब्दुल्ला खान एक अच्छे बिहार के हैं, बड़े राइटर माने जाते हैं, और उन्होंने जो है पटना ब्लूज करके उपन्यास लिखा है, फिर अ मैन फ्रॉम मोतिहारी एक और उपन्यास लिखा है, बड़ा चर्चित उपन्यास है, कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तो उनके पास ईद के मौके पे हमें बुलाया गया था, सब परिवार हम लोग गए थे। वहाँ जो है मटन भी खाए, वहाँ मुर्गा भी खाए, वहाँ पे सेवई भी खाए, पराठा खाए, दही बड़ा खाए, सब खाए। और आप जो बोल रहे थे कि मांझी जी कह रहे थे कि चूहा भी खाया था, हमने भी चूहा खाया है, चूहा भी खाया है, घोंघा भी खाया है, किकोड़ा केकड़ा जिसको कहते हैं वो भी खाया है, उसके बाद ढौंसा भी खाया है, ये सब हमने भी खाया। और चूहा खाना हमारे यहाँ उस जमाने में जब हम छोटे थे, बड़े हो रहे थे, तो खेत में जो अनाज जब कटता है, धान या गेहूं, तो खूब चूहा मिलता है। तो चूहा जो है खाते थे, हम भी खाए, अच्छा हमको भी लगता था। अब जो बात है, नरेंद्र मोदी जी पीड़ित है, और पीड़ित क्या, अपने खानदानी बीमारी से पीड़ित है। उनके खानदान की बीमारी क्या है? नरेंद्र मोदी जी के खानदान की बीमारी है श्रेष्ठतावाद, जिसको आप लोग कहते हैं या कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मणवाद। मैं जो करता हूं वो श्रेष्ठ हूं। मैं अगर लेफ्ट पहले पैर बढ़ाता हूं तो ये श्रेष्ठ है, मैं बाएं करवट सोता हूं तो श्रेष्ठ है, मैं आलू प्याज केवल खाता हूं या आलू खाता हूं या हवा पी के रहता हूं वो श्रेष्ठ है, मैं जो बोलूं वो श्रेष्ठ है। और आप मतलब सामने वाला अगर वैसा नहीं है तो निकृष्ट है। यही उनके खानदान की बीमारी है, और ये आनुवंशिक बीमारी है, और ये बीमारी जाने वाली नहीं है। इसलिए नहीं जाने वाली है कि श्रेष्ठतावाद एक ऐसी बीमारी है, वो आपने किया था ना प्रोग्राम, रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई, आपने लिखा नहीं था, हमने कहा था लिख दीजिए। तो रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई, यही जो है श्रेष्ठतावाद है। और मानते हैं कि एको हम द्वितीय नास्तिक। तो नरेंद्र मोदी जी उसी के शिकार है, और पीढ़ी दर पीढ़ी शिकार रहेंगे, उनके भक्त आगे शिकार रहेंगे। वो शिकार कभी वो जी कुछ जैसे है ना कि 84 लाख योनियां हैं, तो हर योनि रहे, किसी को विलुप्त होने हम कह नहीं रहे हैं। डायनासोर चला गया, पता नहीं कोई और रूप धर लिया होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को एक और सोचना चाहिए कि रामचंद्र के लिए केवट बड़ा इंपॉर्टेंट था, वही पार लगाया था। और उनका कहा जाता है कि उनके पांव धोए और उसके बाद वो पी गया, इसलिए वो केवट बड़ा अच्छा है, जो कि पांव धोया पी लिया था। लेकिन केवट ने पार लगाया था, नदी पार कराया था।
अब यहाँ केवट उनके साथ है नहीं, बिहार में केवट चला गया है बहुजन के साथ, या कहिए तेजस्वी यादव के साथ। तेजस्वी यादव के साथ दिक्कत ये है मोदी जी को कि तेजस्वी यादव के साथ मुद्दा भी चला गया, इनके पास मुद्दा नहीं बचा। आप जो कह रहे थे मुद्दा नहीं बचा, तो सबसे बड़ा मुद्दा आज देश में क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे पकौड़ा तलना रोजगार है, तेजस्वी कह रहे हैं नहीं पकौड़ा तलना रोजगार तो है, ठीक है चलो तल लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नौकरी देनी चाहिए और सबको नौकरी मिलनी चाहिए, महिलाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, गरीबों को नौकरी मिलनी चाहिए, सबको नौकरी मिलनी चाहिए। मोदी जी नौकरी दे न सके, 2 करोड़ हर साल देने की बात कही थी, 2 लाख प्रति वर्ष भी नहीं दिया, नहीं तो 20 लाख तो नंबर होता उनके पास कम से कम कि भाई तेजस्वी तुमने तो 4 ही लाख दिया है या 4.5 लाख दिया है, हमने तो 20 लाख दिया, ये भी कह पाते। उन्होंने दिया क्या? अग्निवीर दिया, और अग्निवीर का पूरे देश में विरोध हो रहा है। और देखिए अभी जो है तमिलनाडु से आइए और हिमाचल प्रदेश तक चले जाइए या उत्तराखंड तक चले जाइए, हर जगह अग्निवीर का विरोध है, और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आते ही अग्निवीर खत्म करेंगे। एक और जुमला बड़ा हिट है, संजीव भाई कह रहा है कि जो 18 साल का लड़का वो 22 साल में रिटायर हो जाए, और 73 साल का बुढ़ा जो है कह रहा है मरते दम तक वहीं बैठे रहेंगे। तो ये भी जो है बड़ा वायरल हो रहा है। अब सवाल है कि जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, वो चाहे खाने पीने को लेके कहें, अच्छा लगता है अगर कहते कि गरीब आदमी को जो हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो प्रति शाम 80 ग्राम ही पड़ता है। अगली बार उसको जो है हम देख रहे थे कि वो 80 ग्राम कितना होता है, एक गरीब आदमी का पेट भरता नहीं है, मेरा भी पेट नहीं भरता 80 ग्राम से। 80 ग्राम से किसका पेट भरेगा? वो तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। अगर वो थाली उनको दिखाई पड़ती तो उनको रोटला दिखाई पड़ता। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में बाजरे का रोटला खाया जाता है, तो बाजरे का रोटला भी 80 ग्राम में कितना बनेगा? वो नरेंद्र मोदी जी इस पे, लेकिन वो तो मशरूम पे बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि खाने पीने पे बात अगर करनी है तो गरीब आदमी क्यों नहीं खा पा रहा है दोनों शाम? कम जो कुपोषण के शिकार लोग हैं उनको इतना भी भोजन क्यों नहीं मिल रहा जिसमें उसका पेट भर जाए? और आप जब कह रहे हो कि 5वीं अर्थव्यवस्था है दुनिया की, तो दुनिया में खाने पीने में भी हम 5वें नंबर पे होने चाहिए थे कि हमारे देश के लोग जो है इतना बढ़िया खाते पीते हैं कि जो पीछे देश है वो देख रहे हैं कि अरे वाह उनकी थाली में क्या क्या है। और हमको एक और याद आता है संजीव जी, चूंकि हम गांव के आदमी हैं, हम लोग के यहाँ एक होते हैं शादी ब्याह में अगुआ होते हैं, शादी ब्याह कराए। अगुआ का रोल ये होता है, बेचारा अगुआ जो है जहां जाता है उसको खाने को मिलता है, बढ़िया खाने को मिलता है, वहां पवित्री डाला जाता है, घी डाला जाता है दाल में। और कहते हैं कि जो शादी ब्याह में जो ये अगुआ जाते हैं तो उनको खाने पीने को उस समय सीजन में बढ़िया मिल जाता है, बाकी तो ऐसे ही रह जाते हैं। तो खाना बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, हमारे देश की बड़ी आबादी को ठीक ठाक भोजन नहीं मिलता है। इस पे बात करनी चाहिए थी नरेंद्र मोदी जी को। 10 साल प्रधानमंत्री रहे आप, मुख्यमंत्री लंबे समय रहे आप, 35 साल भीख मांगी आपने, तो आपको सारा अनुभव आपको प्राप्त है कि भीख मांगता हुआ व्यक्ति क्या खाता है, चाय बेचने वाला व्यक्ति क्या खाता है, प्रधानमंत्री बन के क्या खा रहे हैं। तो जो खान पान का जो पूरा स्टेयर है, जो सीढ़ी है, गरीब आदमी से लेकर के अमीर आदमी तक, अडानी का दोस्त क्या खाता है वो आपको सब पता है। तो आपको तो खान पान में बराबरी लानी चाहिए कि भाई। और कंगना रनौत क्या खाती है, कंगना रनौत क्या खाती हैं वो भी आपको पता है। उन्होंने ओपन कहा कि जो है हम तो बीफ खाते हैं, तो पहले खा रही हैं तो क्या कहिएगा, अभी तो वो दिमाग खा रही हैं, कह रही हैं कि जो है कह रही हैं कि एक तो पहले कहा था कि 2014 में आजादी मिली, अभी कह रहे हैं, फिर बीच में उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बने कि अंग्रेजी उनको नहीं आती है। तो इस तरह से वो बोलती रहती है, उसको दिमाग खाना ही कहते हैं। मोदी जी ऐसे लोगों को ढूंढ करके लाते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, एक लाइन और एक लाइन, जो कॉम्प्लेक्स आदमी होता है ना, वो हमेशा अपने आसपास जूनियर या कहिए इंफीरियर आदमी को रखता है, सुपीरियर को नहीं रखता है। तो मोदी जी की दिक्कत ये है जी। आएंगे आपकी और फिर उपेंद्र भाई और इरफान जी, लेकिन ये जो खाने पीने में है, तो यदि मोदी जी से पूछा जाए, जैसे आपने शायद वीडियो नहीं देखा, तमिलनाडु में एक खेमा कह रहा है कि अब की बार 400 पार, तो वहीं रोड शो चल रहा है, मोदी जी चल रहे हैं, और दूसरे लोग कह रहे हैं अब की बार चोकोबार, चॉकलेट। और तमिलनाडु में उनपे वो जो उनके विरोधी हैं, तो
अब मोदी जी से पूछा जाए कि आपको चोकोबार चाहिए कि चिकन चाहिए, जब बात खाने पीने की है तो ये जो दूध और मछली, दही मछली हम लोगों के यहाँ शुभ माना जाता है। शुभ अशुभ के बहुत चक्कर में नहीं पड़ते हम, लेकिन फिर भी यदि माना जाता है कि दही और मछली साथ लेते आइएगा, तो दही वाला तेजस्वी और मछली वाला वो मिल गए, दोनों खान पान की ही बात करते हैं, तो दोनों मिल गए हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा मिल गया है, उसमें बहुत संकट हो रहा है। अभी यहाँ आने के पहले भाजपा के एक नेता से बात हो रही थी, बोल रहे थे माहौल ही अलग हो रहा है इस बार। और उधर जो है उपेंद्र भाई की तरफ और इरफान जी की तरफ जो है चल रहा है कि भंटा और डंडा। जब बात खाने पीने की ही है तो खाने पीने भंटा मतलब कुशवाहा कोयरी और डंडा मतलब यादव। इस बार भंटा और डंडा मिलके कमाल कर देंगे, ये चल रहा है गांव में। तो मोदी जी के पास कुछ रह नहीं गया। पीएम स्तर से हेमंत जी इस तरह की बात हो रही हो, क्या आपको इसमें कैसे देखते हैं? कौन है गंगाधर शक्तिमान है कि शक्तिमान गंगाधर है? फ्रिंज पीएम है कि नहीं, ये नहीं कहना चाहिए, से वापस लेता हूं शब्द। फ्रिंज है कहां, ये शब्द है, सड़कों पर है कि कुर्सी पर है? और दूसरा, मीसा भारती ने यदि ये कह दिया कि हम आएंगे तो आप ही की तरह भ्रष्टाचारी को आप भाई जेल भेज रहे हैं, 2 सीएम गए हैं, तो पीएम भी जा सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पे, तो क्या बुरा हुआ? हेमंत जी। धन्यवाद संजीव भाई। ये आरएसएस के बारे में कहा जाता है कि वो नॉन स्टेट एक्टर के रूप में के तौर पर काम करती है। तो दूसरी ओर जो बीजेपी की जो सरकार है उसके बारे में कहा जाता है कि एक नॉन स्टेट एक्टर ने स्टेट एक्टर तैयार किया है। तो ये अपने आप में कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि नॉन स्टेट एक्टर जो है वो स्टेट एक्टर को उसने तैयार किया। और स्टेट जो आप जो कह रहे थे कि फ्रिंज कौन है, तो आज प्रधानमंत्री जी का जो भाषण हो रहा है चुनावी सभाओं में, वो क्या बोल रहे हैं? अभी जैसे कि वो उत्तराखंड में थे तो डमरू बजाने लगे। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को कहा मुस्लिम लीग की छाप दिखाई दे रही है उस पर, जबकि उस घोषणा पत्र में मुसलमान शब्द शायद आया भी नहीं है। इस चुनाव को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकृत किया जाए और एक पूरा विभाजनकारी राजनीति को, विभाजन की जो राजनीति है उसको, और इस दिशा में मोदी जी बढ़ रहे हैं। इसीलिए वो अपनी सभाओं में बिहार में भी आ रहे हैं तो 370 की बात कर रहे हैं, हम घर में घुसकर मारने वाले लोग हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। जो उसमें रोजगार का सवाल निश्चित रूप से इस चुनाव में एक बड़ा एजेंडा बन रहा है। उस एजेंडे पर वो बातचीत नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो करने की स्थिति में नहीं है। उनको आप जवाब देना पड़ेगा कि 2 नौकरियां आप देंगे, लेकिन आपने क्या किया? रेलवे की जो भर्तियां होती थी, एक तो उन पर रोक लग गई, दूसरे की वैकेंसी 2019 के बाद से आनी बंद हो गई। सबसे बड़ा नियोक्ता अगर कोई है इस देश में तो रेलवे है, उसको आपने खत्म कर दिया। आपने सेना जो सबसे बड़ा नियोक्ता रहा है उसमें आप अग्निवीर स्कीम लेकर के आ गए। लोग कब जाएंगे नौकरी, लोग शाम में नौकरी में दाखिल होंगे और सुबह में रिटायर हो जाएंगे। आप इस तरह का सेना में जाने का जो सपना था उस सपने पर ही आपने पानी फेर दिया। तो लोगों के सामने आप कितना भी नफरतवादी, कितना भी उत्तेजक और मुसलमान और पाकिस्तान का एजेंडा लेकर के आइए, लेकिन ये अब चलने वाला नहीं है। ये चुनाव मैं समझता हूं कि विपक्ष के साथ नहीं है, ये चुनाव जो है वो सरकार और जनता के बीच में चुनाव है। विपक्ष को तो मैं मानता हूं कि विपक्ष नकारा है इस देश का, इसलिए विपक्ष को अगर वोट मिलेगा, सीटें अगर मिलेंगी तो इसलिए मिलेंगे कि जनता चाहती है कि बदलाव हो, तो उसका अल्टीमेट लाभ तो, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें जो चुनाव लड़ने वाला होता है उसी को लाभ हानि उसी को होता है। तो ये कुल मिलाकर के जो कुछ भी मोदी जी कर रहे हैं, वो मोदी जी को आप नीचे जो दूसरे लोग गिरिराज जो कह रहे हैं, आप वो कह रहे हैं कि तेजस्वी के डीएनए में खोट है, उनके डीएनए में क्या, डीएनए में भ्रष्टाचार है, डीएनए में जंगल राज है। तो इस तरह की तमाम जो बातें हो रही है वो एक तरह से
माहौल को चार्ज करने के लिए हो रही है, उत्तेजना फैलाने के लिए हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ ध्रुवीकरण हो, पाकिस्तान का एजेंडा उसमें आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सब बातें पुरानी हो गई हुई है। लेकिन उनके साथ प्लस पॉइंट ये है, किसको भिजवाया था हेमंत जी? डीएनए का सैंपल नीतीश जी ने किसको भिजवाया था? मोदी जी को ही ना? उन्हीं को भिजवाया था, मोदी जी को ही भिजवाया था। तो नीतीश जी का अभी एक आपके कार्यक्रम से पहले एक वीडियो अभी एक मित्र ने मुझे भेजा, तो मैं उसको देख रहा था। तो उस नीतीश जी अब कह रहे हैं मुसलमानों को कि खाली उन्हीं को दीजिएगा, हमको नहीं दीजिएगा। यानी कि हम तो इतना काम आपके लिए किए हैं, खाली उन्हीं को दीजिएगा, हमको भी दीजिए। तो ये जो उनकी याचक भाव जो है, वो आज की तारीख में वोटरों के सामने भी याचक हैं, मोदी जी के सामने भी याचक की भूमिका में है। उनकी अपनी कोई हैसियत ही नहीं रह गई है। एक जमाना था कि नीतीश कुमार का इकबाल बोलता था। आज की स्थिति यह है कि नीतीश जी याचक की तरह सभाओं में, मंचों पर याचक की तरह नमूदार होते हैं। कभी मोदी जी का पांव दबाने की कोशिश करते हैं, कभी उनका पांव पखाड़ने की कोशिश करते हैं, कभी लोगों से याचना करते हैं कि हमको भी दे दीजिए वोट। तो इस तरह वोट तो मिलता नहीं है। उनको पता है कि वो लोगों को बताते हैं कि हमारे जमाने में कोई दंगा फसाद हुआ क्या बताएंगे? वो इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। उनके जमाने में ऐसा कांड हुआ है कि जिसकी उन्हीं के जमाने में सीतामढ़ी में मॉब लिंचिंग हुई, जिंदा जला दिया गया चौराहे पर। उनके जमाने में मस्जिदों पर भगवा फहराया गया। नहीं, लेकिन उनके ऐसे तमाम तरह के काम हुआ हेमंत जी। उनके जमाने में एक बड़ा अच्छा काम हुआ, वो हुआ कब्रिस्तान की घेराबंदी। अब नीतीश जी से हम ठीक है, कब्रिस्तानों की घेराबंदी आपने करवा दी। चलिए, अब बहुत टेक्निकल और बहुत सवाल ये है हेमंत जी, उसी में सवाल है कि क्या तमाम मंचों पे बीजेपी के मोदी जी के साथ जाकर नीतीश जी इसकी बात कर सकते हैं? सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये घेराबंदी की बात की तो अगली बार बीजेपी उनको मंच पे न लाने पे विचार कर रहा है, क्योंकि उनको तो कब्रिस्तान स्मशान में मजा आता है ना। नहीं, अब आप ये देखिए ना कि जब ये बोल रहे थे कि सिर्फ खाली उन्हीं को दीजिएगा, हमको क्यों नहीं दीजिएगा, तो ये जब ये बोल रहे थे तो उसके बाद उनको लगा कि शायद हम मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो जो वो थोड़ी देर पीछे देखने लगे। उसके बाद फिर वो बात घुमाने लगे। तो उन मंचों से मोदी जी के या भाजपा के साथ जो मंच शेयर कर रहे हैं, उस मौके पर उन मंचों से वो अपनी बात भी कारगर ढंग से नहीं रख पा रहे हैं। उनकी जुबान लड़खड़ा जा रही है। उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। तो और संजोग ऐसा हुआ कि उनके पाला बदल के बाद चुनाव, बस 2-3 महीने के बीच में चुनाव शुरू हो गया। तो उन चीजें बहुत पुरानी नहीं है, इसलिए उनको बोलने में उनकी जुबान अगर लड़खड़ा रही है, वो लटपटा रहे हैं, तो इस वजह से कि बातें बहुत पुरानी नहीं है, इसलिए कुछ खुद को बहुत बढ़िया ढंग से पेश नहीं कर पा रहे हैं। तो जो मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि पूरा चुनाव ध्रुवीकृत हो, बाकी चीजें एजेंडे से गायब हो जाए। रोजगार का सवाल, महंगाई का सवाल, ये सारे सवाल ये गौन हो जाए। तो ये कोशिश उनकी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसा होने वाला, उसमें सफल नहीं होंगे। क्योंकि मैंने कहा कि यह चुनाव जो है जनता और सरकार के बीच में है। विपक्ष का कोई मतलब नहीं है इसमें। विपक्ष उसका अल्टीमेट लाभार्थी हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन चुनाव तो जनता को ही लड़ना पड़ेगा। जनता का निर्णय, जनता के भीतर जो आक्रोश है, जो एक तरह से हताशा और निराशा है सरकार को लेकर के, वो रिफ्लेक्ट होगा चुनाव में, मुझे ऐसा लगता है। जी, बात करते हैं, दोबारा आपकी ओर आते हैं। और तनु, आपके पास तो सबसे अंत में आएंगे, क्योंकि आप बहुत दूर बैठे हैं पटना से, और आज बात पटना पे हो रही है। हालांकि बात उतनी पटना की भी नहीं। मोदी जी तो चतुर्दिक हैं। आज पटना वाली बात वो कहीं और कर रहे थे, और चॉकलेट उनको वहां तमिलनाडु में खिलाया जा रहा था, इरफान भाई। लेकिन मीसा भारती तो किसी और चॉकलेट। कमाल तो ये कर गए कि ये जो है रामदेव पीर हैं राजस्थान के, उनको कश्मीर पहुंचाए। हाँ, उनपे वो कनुप्रिया के लिए रखा हुआ है हमने भी। तो वो इरफान साहब, लेकिन जो है मीसा भारती ये क्या कह रही है? उधर सीएम उधर कह रहे कि चॉकलेट देंगे, और मीसा भारती कह रही है जेल देंगे। क्या देख रहे हैं? देखिए, जेल तो मोदी जी को जाना ही पड़ेगा। जेल मोदी जी को जाना पड़ेगा। और मैं बहुत ही स्पष्ट कह रहा हूं
तो जो काम आप दूसरों के लिए करते हैं उस जाल में स्वयं फंस जाते हैं। तो इन्होंने, मोदी जी ने जो काम किया है, झारखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, तमाम मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजने का काम किया है। भाई आपके पास ताकत है, आप भेज दिया, लेकिन उसी जाल में आप फंस जाइएगा तो आप जेल नहीं जाइएगा। संविधान तो सबके लिए एक है, कानून व्यवस्था तो सबके लिए एक है, तो बकरे की माय खैर कब तक मनाइएगा। देखिए बिहार की राजनीति में आप बहुत बारीकी से देखिए, हेमंत भाई ने बहुत अच्छे किस्म से बता रहे थे, तो जनता लड़ रही है। अभी हम लोग कुछ घूम रहे थे, आप जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं, तो हम लोग सोशली काम कर रहे हैं और पॉलिटिकली भी कुछ काम करते हैं, तो हम लोगों से ज्यादा जनता एक्टिव है। और अब हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, इतना लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया है और आप लोगों की बात को समझते हैं लोग, तो वो समझ रहे हैं तो कौन चीज क्या कह रहा है। और गांव के अंदर में टीवी तो लोग छोड़ दिया है, पेपर पढ़ना छोड़ दिया है, अब हर जगह सोशल मीडिया में जो चैनल है उसको देख देख के समीक्षा कर रहा है। अभी औरंगाबाद के अंदर में मैं बात कर रहा हूं तो खाने पीने की बात ही पर जो मछली तेजस्वी जी खाए और वीआईपी के नेता दोनों मिलकर, तो उसको सब बीजेपी के लोग कुछ कह रहे थे। तो आम जनता का तो मछली ना खाती सब, तो पंडित जी जब मछली चुप्पे चुप्पे खा तो दूसरा कोई के खाए में कौन सी दिक्कत है। तो ये आम लोगों की बात एकदम समझ से बाहर है। और सच पूछिए तो इस राज्य के अंदर में, बिहार राज्य के अंदर में खास करके, देश की पॉलिटिक्स में क्या कुछ तब्दीली हो रही है वो अलग की बात है। बिहार का नौजवान रोजगार मुद्दा बना रहा है। आप जितना भी जो कुछ कहते रहिए, जय श्री राम या जो कुछ कहते रहिए, जय श्री राम पर लोग नहीं आ रहा है। पानी चाहता है पूरे बिहार के अंदर में, जो उत्तर हम लोग जिस तरफ रहते हैं मगध में, पानी का संकट गहरा दिया है, ये मुद्दा बना रहा है। इस मुद्दा के लिए किसी एमपी और किसी पार्टी के पास कोई सवाल नहीं है। तो आज वो चाहत है, तो हमारी जनजीवन कैसे सुधरेगा, कैसे सुधारेगा, कौन लोग सुधारेगा, ये चीज। और सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करने से मामला नहीं फरियाने वाला है। मामला तमाम लोगों का, जो A to Z का नारा जो दिया है माननीय तेजस्वी जी ने, उस सच पूछे तो बिहार के अंदर में वो कमाल करेगा। एक तो तमाम तबका के बीच में न्याय चाहिए, और न्याय ऐसा वैसा नहीं, न्याय हर स्तर पर चाहिए। जैसे भाई साहब ने बताया, तो हमको न्याय चाहिए खाने के स्तर पर भी। अरे दुनिया में हम बड़े आदमी हो गए हैं, तो खाने में हम छोटे आदमी हैं। बड़े आदमी के दरवाजे पर आपको रोटी और सब्जी मिलेगा तो आप भी कहिएगा तो हाँ मकान बना ले ही, लेकिन खाए एक पर। तो ये तरीका, ये चीज, सोच आम आदमी के बीच में है। आवाज यहाँ पास हम लोग देखने जा रहे हैं, तो जो समीकरण जनता पार्टी ने अपर कास्ट को जिस इशू पर ले जाने का सवाल खड़ा कर रहा है, वो सवाल उनके साथ अब नहीं है। उनके बाल बच्चे, उनके नौजवान से दो चार हो रहे हैं और कह रहे हैं तो भाई हम इसी इशू पर, इसी काम के लिए कब तक हम रहेंगे। लेकिन एक चीज है, तो समूह अंदर जो लोग बंधे हुए हैं उनके साथ दिक्कत होता है, लाज लिहाज होता है, लेकिन दिल से जब उनसे बात कीजिए, जैसे कुछ के पास, तो वो पत्रकार पूछते पूछते कहा तो अच्छा ये सब तो ठीक है, आपको पानी मिलता है कि नहीं। तो सब वहां ऊंचे घराने के लोग थे, सब सर झुका के एक दूसरे का मुंह देखने लगे। औरंगाबाद में एमपी 4-4 बार के हो गए, लेकिन पानी नहीं दे सके नगर के अंदर में, पूरा हाहाकार मचा हुआ है। तो भाई ऐसा किस लिए हम वोट कर रहे हैं? जो मेरी ही जीवन
नर्क होता चला जा रहा है। इसलिए ये इलेक्शन में खाने पीने का मामला जो बीजेपी उठा रही है, जो कह रही है, ये मामला कतई चलेगा नहीं। और सच कहिए तो वीआईपी के नेता ने मिर्ची दिखला के कहा तो लोगों को मिर्ची लगेगा, वो मिर्ची लग चुका है, लेकिन वो मिर्ची उनके लिए ऐसा मिर्ची लगा है जो परेशान हो जाएंगे। अभी देखिए जीतन राम मांझी के बारे में। लेकिन ये दोनों नेता इरफान भाई हैं बड़े समझदार। मिर्ची से इनको जो तीखा लगा होगा तो तुरंत संतरा खा लिया था उन्होंने। और दो अलग तो वो अलग की बात है। जीतन राम, मैं बता रहा हूँ, और नागपुर में सुन रहे हैं कि संतरा जो है अब वो बड़ा, जो वहाँ स्थिति खराब है, वहाँ जो है नितिन गडकरी की गाड़ी जो है इस बार बड़ी मुश्किल में है। निकल जाए अलग बात है, ना निकले, लेकिन बड़ी मुश्किल हो रही है। जी इरफान भाई, देखिए संतरा और मछली का कांटा, ये भारतीय जनता पार्टी के गले में फंस गई है। तो संतरा धर्मनिरपेक्ष है कि मछली धर्मनिरपेक्ष है, और किसमें प्रोटीन कितना है ये अब भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा। और क्यों गरीबों को मछली खाने से रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? कल तक जो कह रहे थे ये, उसमें थोड़ा पानी होता है, औरंगाबाद में पानी भिजवाइए। देखिए बड़े बड़े लोग कहा करते रहे पहले, इन लोगों को संतरा बंटवाना चाहिए औरंगाबाद में आते हैं। संतरा बंटवाना तो संतरा से प्यास बुझने वाला है, यहाँ तो पानी से, और पानी है ही नहीं है पूरे शहर के अंदर में, पूरे गया के अंदर, मगध के अंदर में जो पानी का क्राइसिस है, ये भारतीय जनता पार्टी के जितने एमपी हैं वो कह सकते हैं। तो मैं एक जगह भी पानी किसी को, जनता जो सरकार रामराज के नाम पर आई और वो पानी नहीं दे सकी किसी को, तो वो सरकार कोई बिल्कुल आते हैं आपके और इरफान दा, पानी नहीं होगा। आज देखिए, आज मैं वादा करता हूं अपने दर्शकों से कि पूरे शो को जायकादार बनाए रखूंगा। बात जब मोदी जी पीएम हमारा जायके की कर रहा हो तो जायके पर ही बात होगी। ऐसे इन्होंने जेल भेजने की बात की है, वहां तरह तरह के प्रसंग होते हैं, वहां चॉकलेट चोकोबार पहुंच सकता है, लेकिन देखिए पानी नहीं है तो दिक्कत होती है उपेंद्र भाई की खेत में पानी डालिएगा नहीं तो एक आदमी ने पत्रकार को कहा तो आपको जेल भेज देंगे, पत्रकार ने कहा, वो लड़का ने कहा तो देखिए भाई आप जेल भेज दीजिए, कम से कम वहां नहाने और पानी पीने के लिए पानी तो मिलेगा ना जेल के अंदर में। और जेल को बेहतर समझ रहा है, शहर को खराब समझ रहा है। पानी का देखिए बहुत महत्व है। पानी नहीं होगा तो खेत में पानी कैसे डालिएगा? बिल में वो उसमें धुआं पैदा होता है और उससे चूहे पकड़े जाते हैं, और चूहे नहीं पकड़े जाएंगे तो मांझी जी के लिए संकट है। तमाम यहाँ तो पानी पर संकट है औरंगाबाद में हमेशा, हम जैसे तमाम मांसाहारियों के लिए संकट है। मांझी जी इसको कास्ट बेस पे न लिया जाए। तो ये स्थिति है। क्या देख रहे हैं वहां? भंटा और डंडा चल रहा है आपके इलाके में, काराकाट में, औरंगाबाद में, क्या सब चल रहा है? और इस पूरे भंटा डंटा तो चल ही रहा है, उस पर हम आएंगे। लेकिन अभी इरफान भाई ने संतरा और मछली की बात की। प्रश्न यह है कि मछली का कांटा गले में अटक जाता है और संतरा का छिलकोया अगर आंख में पानी डालिएगा तो आंख भर आता है। तो ये दोनों तरफ की स्थिति है। भाई अपने दर्शकों के लिए एक जानकारी दे दूं, सूचना दे दूं, बातचीत को जायकेदार ही बनाए रखेंगे और खाने में कभी कोई दिक्कत हो, खान पान पर मेरा आजकल बहुत ध्यान है। तो यदि मछली का कांटा अटक जाए तो उसको बड़े आसानी से चावल खा लीजिए, एकदम से बिना पानी वाला तुरंत चावल कर लीजिए, तो आपका जो है केला खा लीजिए तो मछली का कांटा अंदर चला जाएगा। मुझे इसका तीखा अनुभव हुआ। अभी कुछ दिन पहले कांटा फंस गया था तो रोटी चबा चबा करके निकलना पड़ा। बहरहाल तो देखिएगा, आपकी जब तेजस्वी खा रहे हैं, जैसे पहले मुकेश की बात करते हैं, मुकेश सहनी कहते हैं कि मिर्ची लगेगी, यानी उनको ये पता था कि वो राजनीतिक संदेश दे रहे हैं कांटा खाकर और मछली दिखाकर। दूसरा वीडियो जब जारी होता है तो तेजस्वी कहते हैं संतरा दिखाकर के जनता ने दिया है नारंगी। यानी दोनों वीडियो में दोनों नेताओं को ये पता था कि हम राजनीतिक मैसेज दे रहे हैं
और इस पर बवाल होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं थी। अब अगर बीजेपी के पक्ष से अगर देखा जाए तो जो भी लोग खान पान पर मुद्दा उठाते हैं या गोमांस पर मुद्दा उठाते हैं, ये निहायत ही मतलब मूर्खतापूर्ण बात है। आप खान पान पर रोक नहीं लगा सकते हैं, किसी को जो भी पसंद हो खाइए, ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, खासकर चुनाव का या राजनीति का या किसी भी तरह के मुद्दे में खान पान को शामिल नहीं करना चाहिए। किसको जो खाना है वो खाएगा, वो स्वतंत्रता है खाने पीने की। रही बात भंटा और डंडा के, तो आप औरंगाबाद में अभी जो ये आए पावर स्टार पवन सिंह, मैंने संजीव जी वीडियो कल ही जारी किया था और उसमें हमने कहा था कि अगर पवन सिंह आते हैं और वो बसपा का टिकट ले लेते हैं तो 2 लाख राजपूत और 2,10,000 चमार, तो ये तीसरा आयाम गढ़ सकते हैं औरंगाबाद काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। अब उसका मैसेज ये जा रहा है, लोगों में ये कहा जा रहा है, बजाप्ता राजपूत जाति के लोग ये प्रचारित कर रहे हैं कि अगर भंटा तलवार के साथ नहीं गया तो काराकाट में जो है भंटा के साथ तलवार नहीं जाएगा, यानी राजपूत यहाँ उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं जाएंगे अगर कुशवाहा औरंगाबाद में सुशील को नहीं दिए। और मैं फिर कहता हूं कि कुशवाहा जो है वो अपनी जाति को पहले प्राथमिकता देता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वहां देगा। जैसे अभी देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा औरंगाबाद में गए, केताकी में, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में एक देव विधानसभा क्षेत्र है, इरफान भाई को पूरा पता होगा। वहां केताकी के पास एक गांव है कोयरी बिगहा, बजाप्ता वहां नेता उनको कहता है, ग्रामीण नेता, कि बहुत दिन पर आप आए, 18 साल से लोग हैं, कब हमारे पास आए हैं। उनका इशारा एमपी के तरफ था, हम आप आए हैं इसका स्वागत करते हैं लेकिन वोट नहीं देंगे। ये साफ साफ उपेंद्र कुशवाहा को। केताकी के एक नवगीतकार होते थे राम नरेश पाठक, उनकी एक कविता हम आज जायके पे ही रखेंगे, तो उनकी एक कविता है वो बड़ी फेमस है, वो गाते थे बड़ा ऐतिहासिक जगह है। हाँ, तो वो गाते थे बड़ा सस्वर कि हम न बोलेंगे कमल के पात बोलेंगे। तो ये जो कमल के पात हैं, चलिए हाँ उपेंद्र भाई अब आते हैं तो हेमंत भाई पर। हेमंत भाई ने एक बड़ी बात कही कि जनता और सरकार के बीच लड़ाई है, विपक्ष नकारा है। आप वोट पैटर्न अगर देखेंगे तो बहुत बड़ी आबादी ऐसी है, बहुत बड़ी मतदाता संख्या ऐसी है जो जीत रहा होता है उसको वोट कर देता है। जब कोई मजबूत कैंडिडेट नजर नहीं आता तो उसको दे देता है जो पसंद नहीं हो। जैसे अभी ये बड़े पैमाने पर चल रहा है, खासकर औरंगाबाद काराकाट में आप देखेंगे, क्या करेंगे, पसंद नहीं है लेकिन गाड़ी दे के इसे वोट देंगे। तो जब ऐसी स्थिति है तो अगर विपक्ष को कुछ सीटें मिल भी जाती हैं तो उसका क्या लाभ होगा? विपक्ष नकारा है। अभी एक वीडियो हमने देखा राहुल गांधी का, वो घोषणा पत्र जारी करते हैं, दक्षिण के किसी स्टेट का जिक्र करते हैं और वो अपनी गाड़ी में बैठ करके वीडियो बना रहे हैं और पहली पंक्ति ये बोलते हैं कि मेरी टीम ने मुझसे कहा है कि मैं मुस्कुराता हुआ ऊर्जवान दिखता हुआ एक वीडियो बनाऊं, और वो कोशिश करते हैं कि थकान छुपे। देखिए भ्रम की स्थिति बनी हुई विपक्ष के साथ, ही कहने की क्या जरूरत थी। मीसा भारती ने कहा नरेंद्र मोदी को जेल भेज देंगे और अब कह रहे हैं कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, मीडिया ने तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया। तो अपने स्टैंड पे कोई खड़ा नहीं है। क्या इरफान भाई की पार्टी खड़ी होगी? सहमत हूं, आता हूं आपकी ओर कि बल्कि वो तो खड़ी नहीं रही, वो तो खुद ही भाग गए। बल्कि बिल्कुल इसको विमर्श की तरह ले जाना चाहिए था विपक्ष को और बताना चाहिए था कि 2 सीएम को आपने जेल में डाल रखा है कनु। हाँ, आपसे उस पर वो अपने आप फंस जाएंगे। मेरी पार्टी इस पर संकेत ले या ना ले, स्वयं मोदी जी अपने जाल में अपने ही फंसेंगे। और दुनिया के अंदर में जो हिटलर है, जो हिटलर नुमा ताकत पैदा करता है, वो स्वयं। ये अलग बात है कि वो फंसेगा, लेकिन जैसा हेमंत जी ने कहा कि विपक्ष नकारा है, हमारा कहना यह है कि अगर कहा मीसा भारती ने कहा तो उस पर स्टैंड कहां की, खुद ही यू टर्न ले ली। तो जब नेता ही यू टर्न ले ले तो जनता कैसे साथ खड़ी होगी? जी उपेंद्र जी आते हैं आपकी ओर। तो हम थोड़ा राजस्थान चलते हैं। देखिए औरंगाबाद में राजस्थान बन रहा है, पानी गायब हो रहा है। मैंने वादा किया है जायके पे ही रखूंगा, तो थोड़ा वहां देखिए, थोड़ा बिहार के मुद्दे पे भी बोलिए, इस पे जो आज का है उसको आप कैसे देखती हैं? मोदी जी पीएम जो है गंगाधर जो है वो शक्तिमान के पोस्ट पे चला गया
अब बात कर रहे हैं मोदी जी के तेजस्वी के थाली में झांक रहे हैं, दूसरा उस पर बाबा रामदेव वाला क्या चल रहा है उस पर भी बताइएगा। और इरफान भाई उसी के ताकि के रामनरेश पाठक का फिर एक गीत और है, वो औरंगाबाद वालों के लिए बड़ा सूट करता है, वो है कि कपसल कदम जुड़ी छैया हो, मघी में है, कपसल कदम जुड़ी छैया हो भैया छोला मुआर। पानी नहीं बरसा है और सब जो है धान जो है वो नीचे ये हो गया है, तो भैया छोला मुआर। तो ये जो है अकाल आ गया, इस अकाल का बदला गीत गा के कर तो लेती है जनता, लेकिन नेताओं से जरूर बदला ले। चारों मगहिया के जमा कर लल हो, बोल रहा हो, चारों मगही बैठल हो। सर नहीं, हेमंत जी भी अब पटना में बहुत दिन रह गए, मगहिये हो गए हैं, और ऐसे भी इनका अंगिका जो बज्जिका, हम तो उनको बज्जिका मानेंगे। बज्जिका जी, हाँ बिल्कुल बज्जिका। मेरे में मगही के साथ भोजपुरी भी मिश्रित है मेरे में। औरंगाबाद में ये दिक्कत है, लेकिन प्रभाव मगही का ही है। क्यों तंग कर रहे हैं आप लोग? अब बोलने दीजिए कनू को। स्त्रियां ऐसे भी नहीं बोलती, आंसू पीकर रहती हैं। देखिए मैंने वादा किया है जायके पे रखूंगा। चलिए कनू। जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ आ रही है। सबसे पहले तो मैं जायके से हटके यहाँ के राजस्थान के एक किस्से पे आती हूँ। मोदी जी बोले हैं यहाँ पर कि बाबा रामदेव जो है वो यहाँ कांग्रेस चिल्लाती है कि राजस्थान का कश्मीर से क्या लेना देना है, लेकिन यहाँ के जो लोक देवता है बाबा रामदेव खुद जो है वो कश्मीर के अंदर पैदा हुए हैं। और जबकि सच्चाई ये है कि बाड़मेर में एक गांव, बाड़मेर जिले में एक कस्बा है उंडू और उसके पास एक गांव है काश्मीर। तो उंडू काश्मीर में जो है वो बाबा रामदेव हुए हैं। वो बेहद यहाँ के लोकप्रिय लोक देवता हैं, जो कि हिंदुओं की सभी कास्ट और यहाँ तक मुसलमानों में भी लोकप्रिय हैं। और लोग जो है वो पैदल जो है वो बाबा रामदेव जी के मेले में रूणीचे जी और उनके धाम तक जाया करते हैं। तो राजस्थान के लोगों को आकर ये बताना कि बाबा रामदेव जो है वो कश्मीर के हैं, ये एक बेहद हास्यास्पद बात है। दूसरी बात, अभी जो आप लोगों ने पहले चर्चा की होगी कि CSD का जो सर्वे आया है उसमें यह आया है कि देश के 27% लोग कहते हैं कि बेरोजगारी हमारी पहली समस्या है और 23% लोग कहते हैं कि महंगाई हमारी दूसरी समस्या है, और उसके बाद सारे मुद्दे आते हैं। उन ऐसे लोगों के बीच में यदि मोदी जी शाकाहार और मांसाहार, मैं फेसबुक पे भी देखती हूँ कि चर्चा आजकल बहुत ज्यादा चलती है, जबकि आपका 126 नंबर है आपका पूरी दुनिया में हंगर इंडेक्स के अंदर, लोग भूखे मर रहे हैं, और आप उन लोगों के बीच में शाकाहार बनाम मांसाहार की बात कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इसे किस तरीके से देखते हैं। आप खाली पेट व्यक्ति बैठा बैठा जिसको थाली में कुछ भी मिल जाए उसे चलता है, जो चावल पे जी सकता है, जो पानी पे जी सकता है, जो क्या कहना चाहिए बाजरे को पानी में घोल के पी सकता है, उसके सामने आप मांसाहार और शाकाहार बनाम ये जो बात कर रहे हैं। और जबकि हिंदू धर्म में भी स्पष्ट नहीं है कि शाकाहार किया जाना चाहिए या नहीं। सावरकर तो कहते थे कि गाय जो है वो पूजनीय जानवर नहीं है, उसे खाया जा सकता है। और अलग अलग धर्म, अलग अलग पुराणों में शाकाहार को लेकर और मांसाहार को लेकर अलग अलग बातें हैं। और ये वही सरकार है जो कि बीफ कंपनियों से चंदा लेती है, और दुनिया का ब्राजील के बाद हम सेकंड एक्सपोर्टर हैं बीफ के मामले में। तो ये जो सारे के सारे मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि मीडिया को एक किस्म की हेडलाइन देने के लिए या तो गढ़े जाते हैं, या फिर लोगों की जो जानकारी कम है उसके लिए गढ़े जाते हैं, या फिर लोगों को मजा ही चटकारे वाली बातों में आता है। और इस तरह की बातें जो हैं वो करने में जो लोगों के मुद्दों से बातें, पता नहीं शायद लोगों को इस बात का अब अविश्वास हो गया है कि उनके मुद्दों की बातें नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बातें ही जो है वो चुनावी लोकसभा में होंगी, चुनावी रैलियों में होंगी, तो लोगों को ज्यादा मजा आएगा। वो गर्मियों में बैठ के वहां पर ये सारी बातें सुनते रहते हैं। तो मगर आज मैं तेजस्वी यादव का भाषण सुन रही थी तो उन्होंने लगातार एक ही बात को उठाया। उन्होंने कहा कि बात होनी चाहिए फूड सिक्योरिटी की, क्योंकि कांग्रेस लेकर आई थी। तो आप वो, उन्होंने खुद ने कांग्रेस का नाम लेके कहा कि आप फूड सिक्योरिटी की बात करो, आप शाकाहार या मांसाहार की बात मत करो। प्लस उन्होंने कहा कि हमारे देश के नौजवानों को किस चीज की जरूरत है।
उनको जरूरत है इस समय रोजगार की जरूरत है। उन्होंने कहा हम लोगों को कलम पकड़ाना चाहते हैं और वो लोगों को तलवार पकड़ाना चाहते हैं, तो वो ये लोग निर्णय करें कि कलम पकड़ना है या तलवार पकड़ना है। तो कुल मिला के बात यही समझ में आती है कि मोदी जी जो है वो मुद्दों की बात नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि चटखारे वाली बातें करेंगे और लोग जो है उस पर तालियां बजाएंगे, हंसेंगे और शाकाहार को हिंदुओं से जोड़ेंगे और मांसाहार को मुसलमानों से जोड़ेंगे। बेसिकली शाकाहार बनाम मांसाहार करना कहीं ना कहीं जो है वो हिंदू बनाम मुस्लिम करना है, इनडायरेक्ट तौर पर। बिल्कुल तो वो तो हमारे पास जो भी मांसाहार कर रहा है व्यक्ति, वो दिखाना चाहते हैं उसको कि ये जो है ये मुस्लिम पक्षीय लोग हैं। जी, हमारे पास समय बहुत कम है ये, और धनंजय जी को जाना भी होगा, लेकिन 1-1 मिनट सबका कम टिप्पणी लेंगे, फाइनल टिप्पणी। उसके पहले 2 चीजें करेंगे, 1-1 मिनट। 1 मिनट में दर्शकों का थोड़ा कमेंट लेना चाहूंगा जिस पर हम लोगों की टिप्पणियों में कुछ एड ऑन हो जाए। और दूसरा, मीट ऑफ मेन्यू प्रकाशित किया है इंडिया टुडे ने। राजस्थान में 26.8% लोग मीट खाते हैं, और जबकि सबसे बड़ा शाकाहारी वाला इलाका है वो। दिल्ली में 63.2%। राजस्थान में एक जगह तो मुझे रहना पड़ा, तो वहां पूरे शहर में ही नहीं मिलता था, अंडा भी नहीं मिलता था। उत्तर प्रदेश में 55%, असम में 78.6%, वेस्ट बंगाल में 98.7%, गुजरात में 39.9%, तमिलनाडु में 97.8%, केरला में 97.4%। ये है रेशियो खाने का। तो सवाल है कि जब इतना बड़ी आबादी मांसाहार करती है और मोदी जी बात कर रहे हैं कि जो है हिंदू मुस्लिम मतलब मुसलमान ही खाता है, तो इतनी बड़ी संख्या तो मुसलमानों की नहीं। कुछ विक्रेता से भी आप जोड़ के देख सकते हैं कि हिंदी पट्टी जिससे ज्यादा उनके वोट आते हैं, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, या इन इलाकों के अंदर मांसाहार अपेक्षाकृत कम है। न तो ये नदियों से जुड़े हुए इलाके, हरियाणा समुद्र से जुड़े इलाके हैं। हरियाणा उन्हें खदेड़ रहा है, तो सबसे ज्यादा हरियाणा जो है शाकाहारी प्रदेशों में से एक है, लेकिन उन्हें इस बार दिक्कत हो रही है। गुजरात में 39.9। खैर, हम कुछ कमेंट्स लेते हैं और अंत एक टिप्पणी धनंजय जी लेके आप जा सकेंगे। थोड़ी टिप्पणी छोटी लेंगे और लोगों से भी। सनौब वासुदेव कह रहे हैं कि 75 साल में बीजेपी ने राजपूतों को 2 धड़ों में बांट दिया है, क्या आप इसे कामयाबी नहीं मानोगे? जरूर इस पर एक बात करेंगे। और देखिए, जायकेदार हम बनाए रखेंगे बात को। तो एक लालू जी का स्टेटमेंट आया है, फिर हम बात आगे जाते हैं। याद होगा मोदी जी ने कहा था कि हमने ये भी 10 साल में तो एपिटाइजर दिया है, और जो शुरू में देते हैं वो खाना खाते वक्त जो हम लोग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेन कोर्स तो अभी आना बाकी है। तो लालू जी ने कहा कि इनको एपिटाइजर देने में 10 साल लग गए, तो मेन कोर्स में तो 100 साल लग जाएंगे। तो ये मसले को जायकेदार ही रखिए। ड्राइंग मेमोयर्स कह रहे हैं कि संजीव सर बेस्ट के बेजेनिज्म आंदोलन पे सवार होकर आरएसएस का ये पूरा प्लान एजेंडा है कि कमेरा जातियों और महिलाओं की शाकाहार की तरफ धकेल के कुपोषित रखा जाए। बिल्कुल इस तरह के भी विचार है। और अजय चौहान कह रहे हैं कि चावल से या रोटी से कैसे निकलती है मछली? दोनों से निकलती है। वो रुखापन चाहिए, चला जाएगा। संतरे को भी यदि आप उसको निगल लें गुठली बना के, तो उससे भी मछली चली जाए। एलआर भारती कह रहे हैं कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं, अब नॉनवेज खाने पर बात करने लगी है। और भी कमेंट है। जसमीन कह रही है धनंजय सर, संजीव मनोरमा सबको पैनलिस्ट नमस्कार। मनोरमा नहीं है, उनको पास कर देंगे, कनुप्रिया को। चलिए, तो धनंजय जी एक अंतिम टिप्पणी, और भी कुछ खास यदि रहेगा ऐड करने लायक तो ले लेंगे, नहीं तो कि ये एक सेक्शन ये चला रहा है, इस पर सबकी टिप्पणी, फाइनल टिप्पणी कि मीसा भारती ने जो कहा वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। आप क्या कैसे देखते हैं? खासकर मैं तो कहूंगा उनको अगर वापस लिया है तो नहीं लेना चाहिए था। भाई देखिए, संविधान में सब बराबर है, और जब मुख्यमंत्री जेल जा सकता है, कोई भी जेल जा सकता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो इवन राष्ट्रपति जेल जा सकता है। राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा पद से, महाभियोग लगेगा, और जेल जाने वाला काम किया तो राष्ट्रपति भी जेल चले जाएंगे। भारतवर्ष का संविधान तो यही कहता है, हर व्यक्ति बराबर है, और राष्ट्रपति को पहला नागरिक मानते हैं, प्रथम नागरिक। तो नागरिकों का देश है, तो नागरिकों के साथ जो बर्ताव होगा उनके साथ भी होगा। कोई विशेष थोड़े है वो, तो चांदी का चम्मच लेके आया हो या खाली कुछ और लेके आया हो। सब देखिए, समा वासुदेव मैं माफी मांगता हूं, और अंतिम टिप्पणी कनुप्रिया का फिर से लूंगा, और उस बार छोड़ दूंगा वो जितना बात कर सके, जितना इंफॉर्मेशन दे सके। कनुप्रिया, ये समा वासुदेव कह रहे हैं
हाँ, लेकिन सुन जाइए, सनव वासुदेव कह रहे हैं कि गलत बात है, 50 मिनट बाद बोलने की बारी आती है कनुप्रिया की, और उसमें भी आप बात पूरी नहीं करने देते, तो पूरी करेंगे वो उपेंद्र भाई। स्त्री काल नहीं करता है। उपेंद्र भाई, एक छोटी टिप्पणी आपकी मीसा वाले, आपने हालांकि उस पर बोला था, फिर भी एक बार और देखिए, मैं मीसा भारती ने जो कहा वो कितना सही है कितना गलत है वो अलग बात है, लेकिन जब कहा तो उसको सही समझ के कहा, तो जब कह दिया तो उस पर अड़िग होना चाहिए था। तमाम नागरिक एक हैं, लेकिन जब नेता कह के भाग जाते हैं और मीडिया को एक चारा बना लिया है नेताओं ने, हर बात के लिए मीडिया को दोष दे दो, मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, मीडिया ने ये किया, यह उचित नहीं। अब जनता इस शब्द इस लाइन से भी उब गई है, हर बात को नेता कहता है और मीडिया पर डाल देता है। मीसा भारती को अडिग रहना चाहिए था, अगर अडिग नहीं रही तो वो गलत थी, उनको नहीं करना चाहिए था, और जब सही थी तो उनको। विपक्ष की यही कमजोरी है कि अपने ही मुद्दों पे वो स्टैंड नहीं ले पाती। और इसको मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं मीसा भारती को ये फीडबैक मिला होगा कि आपके नरेंद्र मोदी को जेल भेजने के बयान से भाजपा और मजबूत हो सकती है, और लगता है कि इसी कारण मीसा ने ये वापस ले लिया होगा। हालांकि ये फीडबैक बेहद गलत है, जो भी है, क्योंकि डिस्कोर्स में आ जाता। आते हैं आपकी और इरफान। हाँ, तो उनको नहीं हटना चाहिए था जी। जसलीन कह रही हैं कि वाजपेयी जी यूएसए जाके अमेरिका गए थे, तो वहां तो एक कहानी ही है, उसमें तो कहा जाता है हेमंत भाई कि वाजपेयी जी को बीफ खाना था, बीफ के बड़े शौकीन थे, ऐसा कहा जाता है। तो उनको जब बीफ खाना था तो वो खा रहे थे, तो किसी ने पूछा, अरे आप तो बीफ खाते हैं यहाँ पे? तो उन्होंने कहा, अरे यार, यहाँ कौन सा हिंदुस्तान की गाय मिलती है, ये तो मौसी है, माँ तो उधर है। तो माँ को नहीं खाते, मौसी को खाया जा सकता है। हेमंत भाई, आप दोनों पर टिप्पणी करिएगा, मीसा भारती को लेकर के भी और ये वाले मसले पर भी। जी देखिए, जसलीन जी ने अंतिम तक जायकेदार बनाया हमारे। जी हेमंत जी। मीसा भारती की दिक्कत यह है कि उनको कहने आता नहीं है, तो जो कहने का तरीका है वो अगर आपके पास नहीं है तो, क्योंकि मैं मीसा भारती की बहुत सीरियसली, मुझे लगता है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको नहीं लेता हूँ, तो उनके कहने का तरीका गलत है या सही है वो तो अलग बात है, वो कहने ही नहीं आता है। तो कहने नहीं आता है तो इसलिए वो कुछ भी कह देती हैं। उनका इस तरह का बोलना जो है वो अपने आप में लगता है जैसे कि थोड़ा जो बरबोलापन जो होता है वो है। अब मोदी जी अगर दूसरे को ईडी से छापामारी करवा करके उनको जेल भिजवाते हैं, मनी ट्रेल उनके पार्टी में उनके घर की ओर जाता है, तो मोदी जी अगर जेल जाएंगे तो कौन बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन ये है, सवाल ये है कि जो कुछ कहा जा रहा है उसको कितना सीरियसली आप कह रहे हैं, उस पर कितना आपने काम किया है। ऐसे ही पासिंग रेफरेंस में आप कुछ कह देते हैं तो उसका बहुत वो एक तरह से उसका असर उतना नहीं होता है। अब जो दूसरी एक बात और, मैं अपनी बात के बारे में थोड़ा साफ कर देता हूं कि जो मैंने कहा कि विपक्ष नकारा है, मेरे कहने का मकसद उसको इस रूप में न लिया जाए कि हाँ कुछ विपक्ष है नहीं। मेरे कहने का मकसद ये है कि आज की तारीख में बिहार में इंडिया गठबंधन जो है उसके जो पार्टनर है कांग्रेस, उसमें 9 में से मात्र 3 सीटों पर उन्होंने अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। 6 उम्मीदवार अभी उनके घोषित नहीं हुए हैं। वीआईपी के जो 3 सीटें दी गई हैं उसमें से उनके तीनों उम्मीदवार अभी घोषित नहीं हुए हैं। उसके बाद आरजेडी ने सिवान का उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किया हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि आपका नकारापन ये है कि आपके पास इतना टाइम था, तो आपने सीट शेयरिंग की बात तब शुरू हुई जब पिछले साल जून महीने में पटना में विपक्ष की बैठक हुई, और उसके बाद कि हमको लड़ना है, रैलियां करनी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन कुल मिलाकर के आप करते करते यहाँ आ गए कि अब चुनाव शुरू हो चुका है और सीट बंटवारा नहीं हो रहा है। एजेंडा आप जो सेट करना था बहुत पहले, वो अभी आकर के सेट हो रहा है। खैर, लेकिन इस देश की जनता इतना उब चुकी है इस सरकार से, मोदी जी से और उनके जुमलों से, कि वह इस हालात में भी विपक्ष के साथ खड़ी होती हुई दिख रही है। तो इसका अल्टीमेट, मैंने जो कहा कि इसका अल्टीमेट लाभार्थी जो है वो विपक्ष ही होगा। और ये जो खाने पीने की बात हो, चाहे जो कुछ भी, जो जहां भी मोदी जी ले जाना चाहते हैं, अब ईद के दिन जो वो डमरू बजा रहे थे उत्तराखंड में, वो क्या दिखा रहे हैं? मैंने जो पहले ही कहा कि ये पूरे चुनाव को वो एक तरह से ध्रुवीकृत करना चाहते हैं, सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों के खिलाफ ले जाना चाहते हैं। एक तरह से वो
हिंदुओं को अपर कास्ट अपर क्लास हिंदुओं को अपीज करना चाहते हैं, उनको डमरू बजा करके दिखा रहे हैं। तो ये सब जो उनका जो नाटक है, मुझे लगता है कि ये नाटक बहुत अब जनता को जनता में एक तरह से ऊब हो गई है। जनता एक तरह से हताश और निराश है और एक तरह से उबकाई उस पा रही है, वो निगल नहीं पा रही है मोदी जी के भाषणों को, उसको उल्टी हो रही है। जैसे आपने कहा ना कि जायका बनाए रखना था, जब जायके की बात होगी तो उसमें उल्टी पुल्टी की भी बात होगी कि अगर हाजमा खराब हो जाएगा तो आपको उल्टी होगी। देखिए हेमंत जी, संतरे खाए जा रहे हैं, हम लोग कनुप्रिया की ओर जा रहे हैं। इरफान भाई आ जाते तो अच्छा था, कि चले गए। तो कनुप्रिया, आपकी टिप्पणी आखिरी, जो विषय तो सामने हमने रख ही दिया है। लेकिन मुझे अभी गांव में एक भोज खाने जाना है, इसलिए मैं निकलता हूँ, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं दरवाजे पर बाहर खड़े होकर। देखिए, बात जायके की है तो जायकेदार बनाए रखिए और उसमें कोई कतई समझौता नहीं करिए। तो आइए, अच्छा हो, अच्छा मटन आपको मिले। आमीन। चलिए कनु जी, मीसा भारती वाले बयान के ऊपर मैं हेमंत जी की बात से सहमत हूँ कि एक पासिंग रेफरेंस की तरह बात नहीं करनी चाहिए। और खास करके अभी जब आप देख रहे हैं कि विपक्ष जो है वो बेसिकली मुद्दों पे जब वो बात कर रहा है, हालांकि संजय सिंह भी अपने आते ही जब जेल से बाहर निकले थे तो उन्होंने यही कहा था कि जिस तरीके से वो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रहे हैं, कहीं पर एफआईआर लगा दी जाएगी उनके खिलाफ, तो संविधान इस चीज के खिलाफ नहीं है कि प्रधानमंत्री को जेल नहीं भेजा जा सकता। उन्हें अभी भी जेल भेजा जा सकता है यदि उनके खिलाफ हम कहीं पे एफआईआर लगा दें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्हें नहीं भेजा जा सकता, ऐसा भी नहीं है कि उन्हें भेजा नहीं जाना चाहिए, मगर ये बात पासिंग रेफरेंस की तरह नहीं बोलनी चाहिए, थोड़ा सा मजबूती से बोली जानी चाहिए थी। नहीं तो ये ऐसा लगता है कि आप किसी मुद्दे से जोड़ के या उतनी गंभीरता से आप इस बात को नहीं कह रहे हैं और ये व्यक्तिगत तौर पर मोदी के खिलाफ जाती है। जब चीजें व्यक्तिगत तौर पे मोदी के खिलाफ जाती हैं तो मीडिया उसको किस तरीके से भुनाता है हर कोई जानता है। दूसरा, मैं उपेंद्र जी की बात, और उससे मोदी मजबूत भी होते हैं, व्यक्तिगत हमलों से मोदी मजबूत होते हैं। जी, एक बार पहले भी मैंने केजरीवाल, एक बार जब वो हिंडनबर्ग वाला जब मामला जब उठा था तो केजरीवाल ने चौथी पास राजा वाली बात छेड़ी थी, तब भी मैंने ये लिखा था कि इस वक्त मोदी पे हमला नहीं करना चाहिए था। बात इस वक्त हिंडनबर्ग मुद्दे की थी और उससे चौथी पास पे आप यदि लेकर गए तो आपने पूरा का पूरा मामला डाइल्यूट कर दिया। आपने मेरा यही कहना है इसमें जी। तो मैं उपेंद्र जी की बात से सहमत हूँ कि भाई बोला या तो पासिंग रेफरेंस से नहीं बोलना चाहिए था, और फिर यदि बोला तो फिर आपको उस पर अडिग रहना चाहिए था और उसको पूरे तर्क के साथ उसे पेश किया जाना चाहिए था। बिल्कुल, ये बात सही है कि थोड़ा उस पर विपक्ष को अड़ना आना चाहिए, बीजेपी की तरह भी सीखना चाहिए। रूपाला का टिकट अभी तक कैंसिल नहीं किया है, और याद रखिए भी नहीं हुआ है। वो कौन सांसद है जो महिलाओं के मसले पे, हेमंत भाई, ब्रजभूषण शरण सिंह। जाटलैंड में यदि वोटिंग हो जाएगी तो उसके बाद तय करेंगे ये लोग, जाटलैंड में एक बार वोटिंग करवा के उसके बाद तय करेंगे शरण सिंह का। मैंने इनकी पूरी योजना देखिए, वो जाति साधने आए। तो कुल मिलाकर उपेंद्र भाई, स्थिति ये है कि लोकप्रियता नहीं रह गई, और जब लोकप्रियता नहीं रह गई है तो मोदी सेंट्रिक चुनाव होने से, क्योंकि मोदी सेंट्रिक ही तो चुनाव है। मोदी जी दूसरों को गालियां देंगे, दूसरों पे बात करेंगे, तो मोदी जी पे क्यों नहीं बात होगी? और जब मोदी जी पे बात होगी तो फिर जनता, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बहुत परेशान होने वाली है। चलिए, कल फिर बात करेंगे। उपेंद्र भाई आप आए हमारे साथ, हेमंत जी आप आए, कनुप्रिया आप रही हमारे साथ, इरफान भाई चले गए, धनंजय जी चले गए, और हमारे जितने साथी हमसे जुड़े हुए थे सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जो कही अजय जी ने, वो मैं बता दूं कि वो तो एक होटल भी कह रहे हैं कि वहां से मेन्यू निकाल के लाइए, रिकॉर्ड ला के। दसूरिया न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के रिकॉर्ड निकलवा कर देखिए वाजपेयी जी क्या क्या खाने पीने जाते थे। तो ये सब करते रहिए, देखते रहिए, जायकेदार बनाए रखिए मसले को, लेकिन चेतना जगाइए और देखिए कि भारत का संविधान, भारत में खान पान रहने सहने पर कहीं संकट तो नहीं होगा। ये जो तीसरा टर्म है, मेन एपेटाइजर आया है, मेन कोर्स कहीं खतरनाक तो नहीं होगा। छोड़ जाता हूं आपको संतरों के साथ खाते। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी